जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं मानता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम आपको करा रहे थे नीट के 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और मैं हूँ सचिन सर, SKCD पॉइंट में आपका अपना चैनल। तो आइए, जो आपको कुछ क्वेश्चन कभी कभी क्लास ब्रेक हो जाती है, कुछ और हथकंडा अपना के देखना पड़ता है, कुछ और तरीका लिखा है, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, तो आपको इसी टाइप से दे पाएंगे। क्वेश्चन लिख देते हैं और क्लियर दिख जाता है, मैंने भी देखा है, तो आ जाता है क्वेश्चन समझ में। ठीक है, तो आप बने रहिए। और इसमें जो है आपको आज वाली क्लास हमारी बहुत मजेदार होगी, और एंड तक बने रहना। जितने भी 2022 में केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल आए थे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, वो आज सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज वाली क्लास बहुत मस्त होने वाली है, और आप अपने अच्छे से एंजॉय लीजिए और जुड़े रहिए क्लास में। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 298 केल्विन द स्टैंडर्ड, मतलब वही 25 डिग्री सी जो रूम टेम्परेचर होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव, और Zn मतलब Cu का, Zn का, Fe का और Ag का ये दे रखे हैं। Cu का दे रखा है ये, ठीक है, ये Zn का दे रखा है, ये Fe का दे रखा है, और ये वाला Ag का दे रखा है। ठीक है, इनके बेस पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर, मतलब इसके बेस पे, इसको देखते हुए ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो नहीं हो पाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज होती है, उसमें जो होता है, जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं अपने से नीचे वाले एलिमेंट को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। मतलब उसको जो ज्यादा क्रियाशील होते हैं या ज्यादा एक्टिव होते हैं, अपने से नीचे वाले को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। मतलब अपने उसको क्या करेंगे, अगर वो है जैसे इसमें ये वाली सेकंड रिएक्शन का एग्जांपल देख लो, CuSO4 + Zn, और अब इसमें जिंक क्या आता है, Cu से ऊपर आता है, जो ऊपर आते हैं अपने से नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, मतलब उसे विस्थापित कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे, पहले तो ये देखते हैं कि सब ठीक रखे हैं इनके अपचयन व्यव। Cu का प्लस होना चाहिए, ठीक है, Zn का माइनस होना चाहिए, मतलब जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं उनके जो अपचयन व्यव होते हैं वो माइनस में होते हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं उनके अपचयन जो होते हैं वो प्लस में होते हैं। ठीक है, इतने बात हमको पता होगा बहुत अच्छे से। ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है, क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाता है आपको। ठीक है, तो हमारा क्या है, चल तो अब देखना है, पहला है CuSO4 और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Ag से। ठीक है, तो अब ये देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होगी, तो आपने सब याद कर रखा होगा, और ये पता होगा कि Ag जो होता है सेकंड लास्ट पे, मतलब ये सेकंड लास्ट नहीं होते हैं, मतलब सेकंड लास्ट एलिमेंट है ये, तो यानी कि ये लास्ट है, थोड़ा बहुत भी सेकंड लास्ट है, और ये क्या होता है, उससे ऊपर होता है। अब ये वाला, इसको ये जो है नीचे है और ये जो है ऊपर है, तो ये वाला जो एलिमेंट है इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, और जबकि इन्होंने क्या कर दिखा रखा है इसमें रिएक्शन में, विस्थापित करके दे रखा है, यानी कि इसका आंसर तो पहला ही वाला है। ठीक है, लेकिन मैं बाकी ऑप्शन पे भी क्लियर करूंगा, मतलब बात करूंगा क्यों, कैसे। CuSO4 और Zn, यानी कि ये Zn ऊपर है, ठीक है, इसलिए पता चल रहा है कि जिसका अपचयन व्यव ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा वो उतने ऊपर होगा। तो इसमें देखा जाएगा, अगर मैं लिख दूं तो Zn का सबसे ज्यादा है, ये आ गया, उससे कम किसका है, Fe का है, उससे कम किसका है, जिसकी वैल्यू कम होगी उसका अपचयन व्यव ज्यादा होगा, Zn, Fe, और वही ज्यादा क्रियाशील होगा। और क्या हो गया, Cu, और क्या हो गया, Ag मतलब सबसे लास्ट में। तो जो ऊपर वाले होंगे देख लो, इसमें ये Cu ऊपर था और ये Ag विस्थापित कर रहा है, इसलिए क्या ये वाली रिएक्शन नहीं करेगा, यानी कि हमारा आंसर जो क्वेश्चन पूछ रहा था ये है। अगला Fe Cu, तो देखो Fe Cu से ऊपर है, हाँ ये भी कर देगा, ये भी कर देगा इसको विस्थापित, ये भी कर देगा, तो ये रिएक्शन भी होगी, ये रिएक्शन भी होगी। अब ये देखते हैं Zn, हाँ ये भी कर देगा, तो हमारा कौन सा आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, हो गया क्लियर, ओके। अगर आपको नहीं याद है डिवाइस, तो ट्रिक है, ठीक है, लगे आपको कि हाँ ट्रिक बता दी तो कमेंट में लिख देना, कल को सबसे पहले वही लिख दूंगा। ठीक है, पूरा अच्छे से, ओके क्लियर। चले आगे, कोई दिक्कत, इसको क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन और है तो इनको रफ कर लेंगे। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि ये वाला जो न्यूमेरिकल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए प्रोडक्ट initial concentration of A is 0.1 m which becomes 0.01 m after 5 minutes. ठीक है, rate constant for the reaction in
मिनट इनवर्स में फाइंड करना है, मतलब जिसका रेट कांस्टेंट होता है उसको हम के से जो शो करते हैं वो फाइंड करना है। और किसमें सेकंड इनवर्स में भी पूछता है, क्योंकि इसकी यूनिट होती है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकालते हैं उसका, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो उसकी यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की, वो इनवर्स मतलब सेकंड इनवर्स होती है या मिनट इनवर्स होती है। ओके, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जैसे कोई रिएक्टेंट है उससे कोई प्रोडक्ट बनना है, ठीक है। उसकी शुरू में स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन है 0.5 ml और ये जब नहीं बना है तो ये 0 होगी, ठीक है। और कितने टाइम बाद, आफ्टर 5 मिनट, कितने मिनट बाद, आफ्टर 5 मिनट। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो जो बचती है यानी कि a माइनस एक्स जिसको लिखते हैं, तो ये जो बचेगी वो कितना बचेगा 0.0001, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का K इक्वल टू 2.303 और अपॉन T लॉग बेस पर 10, ठीक है। और ये A अपॉन A माइनस एक्स, ये होता है प्रथम कोटि क्रिया का सूत्र। ओके, कुछ लोग यहाँ पे मतलब रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट भी लिख देते हैं, ठीक है, जो भी आता है, लेकिन हम ये लिख देंगे लॉग 10 बेस पर A अपॉन A माइनस एक्स। अब हमारा A का मान जो रखा है वो स्टार्टिंग वाला होता है, A का A की सांद्रता कितनी 0.1 n, ठीक है, मोलर में रखी है। अब इसके बाद कितना है, बाद में कितनी होती है A माइनस एक्स, कितना हो जाता है हमारा जो बचता है 0.001 n। और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो मैंने पहले वीडियो में कर रखे हैं, 12 बच्चों को कराए थे, आप लोग भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल करा रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है, हमारे चैनल पे जाकर और देख लीजिएगा। ये दे रखा है A का मान A माइनस एक्स और कितना है, अब क्या फाइंड करना है हमें, T दे रखा है हमारा 5 मिनट। ओके, K फाइंड करना है हमें, तो लगाएंगे K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग 10 बेस पर K अपॉन K माइनस एक्स। ये तो मैंने फॉर्मूला है, ये आपको क्या कर देंगे हमें सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। T की वैल्यू लगा देंगे 5 log 10 बेस पर, A की वैल्यू कितनी 0.1 और ये कितना 0.001। ओके, अब क्या करेंगे हम, यहां से 0.001 था, यहां से इसका पॉइंट तो 10 बेस पर ये 1 है और ये कितना है, मतलब पॉइंट बाद 1 नंबर है और ये पॉइंट बाद 3 नंबर है, तो इसके 2 नंबर ऑलरेडी ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है, नीचे 1 बचेगा। और इसकी जो वैल्यू है K इक्वल टू दिख रहा है, तो K इक्वल टू कितना आएगा, इधर को कर लेते हैं 2.303 अपॉन 5 और ये आएगा log 10 बेस पर 10 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2.303 अपॉन 5, 2 आ गए log 10 बेस पर 10। ओके, तो ये 2.303 अपॉन 5 और 10 किसी की बेस पे सेम होता है, ए पे ए, ई पे ई, ठीक है, सेम पे सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे 10 बेस पर 10, ये तो फेमस ही है, कितना आएगा 2 into 1। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्या आएगा 2 दिया 6, 2 0 0, 2 दिया 6, 2 दिए 2 दूनी 4, ठीक है। अब कहने का मतलब है ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि एक से ज्यादा नहीं, एक से कम आ रहा है और ये बहुत ज्यादा कम है, ये भी नहीं हो सकता। इतना आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, इतनी हर एक में डिवाइड करने में लग जाना, डिवाइड करने में लगोगे तो आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। ऐसी ऐसी चीजों में आपको दिमाग खर्च करना है। देखो ये 5 से थोड़ा सा कम है, लगभग ये जो है 4 साढ़े 4 से ज्यादा है, ठीक है, तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा। ये देखो कट गया क्योंकि इतना कम है, ये ज्यादा है, ये भी कट गया। ये जब अगर ये लगभग 5 से आधा होता तब आता है ये। अब क्या बचा, जब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा दिमाग खर्च करने की जरूरत है, आंसर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का ये है, ठीक है। कोई दिक्कत अगर किसी को ये मेथड नोट करना हो तो नोट कर ले या सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, चला जाए कोई पे, चलिए अगला क्वेश्चन है द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग, हाँ देखो पीएच वैल्यू पे भी होता है, कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.10 m
सोडियम एसिटेट मतलब इतनी सोडियम एसिटेट की जो मोल होता है, ये मोल होता है वो कितना है 0.10 है, ठीक है मोलैरिटी। और उसकी कितनी है, ये इसमें सोडियम एसिटेट की तो ये दे दी, और ये किसकी है, इधर रखी है एसिटिक एसिड की। किसकी इधर रखी है, एसिटिक एसिड। और आप जब मानते हैं कि एसिटिक एसिड कैसा है, वीक एसिड है, कितना वीक एसिड, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके 3 कॉन्सेप्ट भी हैं, वो भी कर लेना, वीक एसिड के लिए, वीक बेस के लिए, और वीक एसिड वीक बेस दोनों के लिए, ठीक है। एक 3 वो होते हैं फॉर्मूले, आप याद कर लेना, ठीक है। इसके लिए तो मैं बता ही दूंगा। और पीके की वैल्यू जो एसिटिक एसिड के लिए पीके की वैल्यू होती है वो फिक्स है 4.57। तो मैं आंसर बताना ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो हम चलते हैं, क्या होता है कॉन्सेप्ट, pH इक्वल टू होता है pKa प्लस log 10 बेस पर सॉल्ट अपॉन एसिड। अगर एसिड है तो एसिड, ठीक है। अगर इसी की जगह बेस होता तो मैं बेस वाला सूत्र लिख देता हूं, POH इक्वल टू होता है pKb प्लस log 10 बेस पर, ऊपर सॉल्ट ही आएगा और नीचे क्या आएगा, बेस आ जाएगा, क्या आएगा, बेस। लेकिन हमें फाइंड क्या करवाता हो, pH की वैल्यू नहीं फाइंड करवाता, हमेशा करवाता pH की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। तो pH की वैल्यू फाइंड कराया तो हमें पता है, वी नो दैट, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, वी नो दैट क्या, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। आप बहुत अच्छे जानते हैं, यू नो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो क्या आएगा, pH की वैल्यू कितनी रखी है, हमें फाइंड करनी होती है 14 माइनस POH, और POH का मान ये वाला उठा के यहाँ पटक देते हैं। तो क्या आएगा, pH 14 माइनस POH की वैल्यू pKb, और ये मान जाएगा log 10 बेस पर सॉल्ट अपॉन बेस। अगर आपको इतना नहीं करना है तो बेस वाले फॉर्मूला लगाओ और उसकी जो वैल्यू है उसको 14 से माइनस कर दो POH की, बस वेरी इजी, ओके। समझ गए ना, दोनों तरीके से बता दिया मैंने, ये भी और आपको ये, अगर आपको उसके फाइंड करके अगर ऐसे दे रखा तो कर लेंगे। अब चलते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे, क्या क्या दे रखा है, पीए क्या सॉल्यूशन में दे रखा है, पीके का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 4.57, ओके। और इसका कितना दे रखा है एसिटेट का, यानी कि सॉल्ट का दे रखा है 0.10 m, ठीक है, मोलैरिटी के फॉर्म में। और इसका कितना दे रखा है एसिड का 0.01 m, ओके। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, इसलिए pH इक्वल टू कितना आएगा, pKa प्लस log 10 बेस पर सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। जितना आसान से आसान बना के आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, उतना कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि बुक में जैसे नोट्स में दे रखा उसको आपने बिल्कुल समझ लिया, उसी का कर लिया, नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में उसे इजी करिए और उसको उस तरीके से अप्लाई कीजिए जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो करते हैं pH, P हमें से जड़ में H उसके ऊपर, pK का मान कितना है 4.57, ओके, प्लस कांस्टेंट वैल्यू है तो ये इसका यूनिट नहीं रखा होता है, log 10 बेस पर सॉल्ट का कितना दिया है वैल्यू 0.10 और नीचे रखा 0.01। अब क्या करेंगे हम, log 10 बेस पर इसके पॉइंट हटाएंगे, ये 10 बेस पर 10, तो ये बहुत आसान आएगा, pH इक्वल टू 4.57। अभी बताया मैंने हाल ही कि 10 बेस पर 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना आएगा 5.57। कोई है ऑप्शन, यस बताइए कौन सा, हाँ ठीक है, ये है सेकंड ऑप्शन, ओके ओके, ठीक है। आगे बात समझ में, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अभी है क्वेश्चन, और ठीक है चलते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। If radius of second orbit of the He positive ion is 10.58 मतलब 105.8 पिकोमीटर, what is the radius of third orbit of Li2 positive ion, ठीक है। He positive ion किधर रखी है, कौन सी, पहली की नहीं सेकंड वाली किधर रखी है, किसकी तरफ रखी है, सेकंड वाली,
ठीक है, और फाइंड किसकी करवा रहा है, वो थर्ड वाले की फाइंड करवा रहा है, वो भी किसकी, लिथियम की। तो यू नो आप जानते होंगे वी, या हम बोल सकते हैं वी नो दैट क्या होता है, Rn इज इक्वल टू 0.52, ठीक है, और ऊपर n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम में दे रखा होता है। ओके, तो हमें जब ऐसे कभी उसने एक दूसरे से रिलेट करके दिया होता है ना, एक दूसरे से रिलेट करके दिया होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, एक की वैल्यू ऐसी फाइंड कर लेते हैं और दूसरे का रेशन डाल के फाइंड कर देंगे। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ओके, तो हम इसको इसके लिए रेडियस लिथियम हीलियम वाले के लिए फर्स्ट मान लेंगे और लिथियम वाले के लिए सेकंड मान लेंगे। तो चलते हैं, फर्स्ट आ गया ये, ठीक है, प्रोपोर्शनल तो है ही n, तो जब लिखेंगे फॉर He पॉजिटिव एटम, ठीक है, ये आयन भी लिख सकते हैं क्योंकि आयन के फॉर्म में है, तो इसमें n का मान कितना होगा, 2 होगा क्योंकि इसकी सेकंड की कह रहा है, और z का मान कितना होता है हीलियम के लिए, ये भी 2 होगा, आप जानते हैं। तो इसको हम R1 मानेंगे प्रोपोर्शनल में, और ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2। ओके, ये आ गया, और इन्होंने इसके लिए जो R1 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 105.8 पिकोमीटर। ओके, अभी नहीं लगा रहे हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, लिखते हैं फॉर Li2 पॉजिटिव एटम, इसके लिए Li2 पॉजिटिव एटम या लिख सकते हैं आयन। ओके, तो n का मान अब कितना है, थर्ड ऑर्बिट कह रहा है, n का मान थर्ड हो गया, और लिथियम के लिए z का मान कितना होता है, एटॉमिक नंबर पता होगा ना लिथियम का, कितना था 3, कितना आएगा R2 प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ये आया हमारे पास 3 का स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है, ये हो इक्वेशन सेकंड। इतना मानते हो, ये हो गया। अब ये बाकी चीजें जो है एक्स्ट्रा चीजें रफ कर देते हैं, रफ कर देंगे, थोड़ा थोड़ा हो गया, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से नोट कर लिया करना। तो ये आएगा हमारे पास, R2 फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना था ऊपर लिखते हैं, और ये जब प्रोपोर्शनल आएगा तो जब प्रोपोर्शनल का ऊपर नीचे लिखेंगे या जो भी कांस्टेंट होगा कट हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 3 का स्क्वायर अपॉन 3 और 2 का स्क्वायर अपॉन 2। देखो इस वाली 2 से ये 2 कैंसिल, मतलब 2 है, ये 3, मतलब ये 3 जो है 2 बार है, ये 1 बार है, इसके स्क्वायर ऐसे काट देंगे, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू कितना आएगा 3 अपॉन 2 बचेगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 2। अब R2 का मान दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है R2 का मान 105.8, तो हम कर लेंगे इसको कैलकुलेट, पहले काट लो, 2 पंजे 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, बचा 1, ये 18 हो गया, आ गया 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 5 जा 15, और ये क्या आएगा पिकोमीटर। कोई है ऑप्शन इसके लिखे नहीं है, ठीक है, यही आएगा आंसर इसके। आप देखेंगे अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो इसका ये आंसर यही आएगा, ठीक है। अभी बने रहिएगा वीडियो में, अभी और आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो न्यूट्रल और फेंटेटली अल्काइन मीडियम KMnO4 के में रिएक्शन करानी है, आयोडाइड जो है आयोडेट में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या होगा इस पर, तो ये आएगा हमारे पास 2KMnO4 प्लस H2O एरो KI, ठीक। फिर इसके बाद हम इसको चेंज करेंगे, ये चेंज होगा, ये है पोटेशियम आयोडाइड, क्या है पोटेशियम आयोडाइड, और इसको जब हम चेंज करेंगे पोटेशियम आयोडाइड को, तो ये हो जाएगा 2MnO2 प्लस इसकी जब क्रिया करेंगे किसकी, तो 2MnO2 बनेगा और बनेगा 2KOH, कैसे 2K और एक हो ये और एक हो इससे लेके 2KOH, यानी 4 2 दूनी 4 और 2 6, कितने बचे 3, तो आएगा KiO3, क्या बन जाएगा पोटेशियम आयोडेट, क्या बन जाएगा पोटेशियम आयोडेट। इतनी बात समझे,
ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसको, अब हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं। यहाँ 4 दूनी 8, क्योंकि O पे 2 नेगेटिव होते हैं, 4 दूनी 8, और ये आ गया 1 प्लस का 1, क्योंकि 2 तो सेम है, तो ये आएगा प्लस का 7, और ये आएगा Mn का MnO2 कितना आएगा प्लस का सीधा सीधा आएगा 4, तो यानी कि प्लस 7 से कितनी हो रही है, प्लस 4 हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 7 है और राइट हैंड साइड में प्लस 4 है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा। कौन सा होगा, सेकंड। ठीक है, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग में वो के आ गया, तो उसका KOH। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये हो गया क्लियर। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन, 3O2 मतलब 3 ऑक्सीजन के मोल मिलकर ओजोन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ओजोन। फॉर द एबव रिएक्शन, इस रिएक्शन को बता रहा है एट 298 केल्विन, कितने ताप पर है, 25 डिग्री सी, या बोल सकते हैं हम 298 केल्विन। केसी इज फाउंड टू बी 3.0 into 10⁻⁵ if the concentration of O2 at equilibrium is 0.040, the concentration of O3 in m is, ठीक है, मोल उसकी कंसंट्रेशन बतानी है। तो किसकी, O3 की कंसंट्रेशन बतानी है और O2 की दे रखी है, मतलब O3 की कंसंट्रेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, तो हम इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। तो हमारा क्या है, देखो एक आपको पता होगा कि प्रोडक्ट ऐसी रिएक्शन है, यहाँ लिखते हैं 3O2 रिवर्सिबल एरो गैस मीडियम है और 2O3, तो ये हमारा प्रोडक्ट होता है, ये हमारा रिएक्टेंट होता है, ये अच्छे से पता होगा। तो प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे। ठीक है, प्रोडक्ट कितना हमारा, ये O3 में कितना है, O3 की कंसंट्रेशन पावर 2 और यहाँ O2 की कंसंट्रेशन पावर 3। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, कैसे का मान कितना दे रखा है, 3.0 into 10⁻⁵। ठीक है, O3 का मान कितना दे रखा है, O3 की कंसंट्रेशन फाइंड करवाने कह रहा है, तो हम ऐसे रहने देंगे। O2 का कितना दे रखा है, 0.040 की पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, कितनी बार समझ गए, इसकी पावर कितनी है, 3, तो 3 लगा दिया। अब आगे की प्रोसेस शुरू होता है, यहां पे समझ गए, ओके चलते हैं। अब इसका हो गया O3 का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगी 3.0 × 10⁻⁵ और ये आएगा कितनी, 3 बार, 0.040 0.040 और 0.040। ओके, अब कितने हैं, 1 हटाया, 2 हटाया, 3 हटाया, ऐसा कर लेते हैं अपने आप को इजी करने के लिए। 3 3 3 कितना हुआ है, 10 की पावर 9। तो हम इसको लिख देंगे O3 का स्क्वायर इज इक्वल, ऊपर जाएगा 3.0 into 10⁻⁹ 9×5 = 68, और ये जो आएगा 4 4 और 4 बाकी क्या होगा, यही होगा ना, नहीं वो लिखा जाएगा। ठीक है, ये आएगा 0, क्योंकि वो हमने उसको 0 लिया है। ठीक है, देखो ये पॉइंट हटाया, 3 आ गए, ये पॉइंट हटाया, 3 आ गए, ये पॉइंट हटाया, 3 आ गए, 9 हो गए। तो इस वाले 0 की तो चलो कोई वैल्यू नहीं आ गई, लेकिन इसकी है 4। ठीक है, अब ये वाला 3 0, या फिर हम ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, ये आते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 1 2 3 कट गया। अब बचेगा 4 4 4 × 4 × 4 और ये आएगा 3 और 3 6, 59 में 6 जुड़ेगा, कितना आएगा 59 और 6 आएगा 65। O3 का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 और 64 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से। ठीक है, 64 × 3, 3 चौक 12 का, तो 3 चौक 12 का, तो 3 6 18, 18 और कितना 1 19, 192.5
यह है 10⁻⁻�65। अब आपको अच्छे से ये बात पता है क्या कि ये 65 है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा क्योंकि हमने कहा ना O3 की कंसंट्रेशन कैसे निकालनी है, O3 की तो स्क्वायर हटाएंगे और रूट चढ़ाएंगे, तो इसका तो रूट नहीं निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, एक इसको लिख लेते हैं हम ऐसे 19.2 × 10⁻⁻64। जब हम इसकी पावर बढ़ा रहे हैं तो क्या करा हमने 10 से डिवाइड कर लिया, एक तरीके से 10 से डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर बढ़ जाएगी। ये लग रहा है आपको -65 छोटा है और -64 बड़ा है, इससे क्या फायदा होगा हमारे पास, तब हमारा इसका कितना निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा O3 का 10⁻32। इतनी बात समझ गए। अब इसके बाद ये आपको अपने आप कॉमन सेंस से देखना पड़ेगा, देखो 16 होता तो 4 निकल जाता, अब 19 है 19.2, तो ये तो पता है कि 4 से ज्यादा निकलेगा। अब देखो 4 से ज्यादा है कोई, ये भी नहीं ये भी नहीं, नेगेटिव होते तो हमें तो कोई आंसर को सॉल्व थोड़ी करना है, हमें तो कहां पे अपना ऑप्शन बस बोल के रखना है, ठीक है, टिक लगाना है, टिक, बस आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं बहुत आसान होते हैं, इनमें तो ये समझो आपको फ्री फंड के नंबर हैं, बहुत आसान, केवल याद रखना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, केसी बराबर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो भी दे रखा होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगा लेते हैं और जितनी पावर दे रखी होती है वो ऊपर आ जाती है। ऐसे रिएक्टेंट जितनी पावर रखी होती, मतलब जो नंबर दे रखे होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ रिएक्टेंट जितने दे रखे होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद ये आंसर आता है, ठीक है। चलते हैं, ये पूरा रफ कर दें इधर, अब इन वालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी क्योंकि न्यूमेरिकल करा रहे हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार है। 10 लीटर फ्लास्क कंटेन्स 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सी। एज्यूम O2 गैस इज बिहेविंग आइडियली, मतलब जो ऑक्सीजन गैस है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, आइडियल गैस। द प्रेशर इनसाइड द फ्लास्क इन बार, मतलब जो हमें प्रेशर फाइंड करना है बार में फाइंड करना है, किसका, फ्लास्क के अंदर, और आर की वैल्यू दे रखी है और हमें इन चारों में से आंसर बताना है, ठीक है। इतनी बात सुनते हैं, अब चलते हैं, हाँ थोड़ी थोड़ी बातें भी हो जाया करें। तो जो मेरे 11th के बच्चे जो बैच वगैरह में पढ़ते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, ये क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, है ना। और एक 12 वाला अगला वाला क्वेश्चन 12 वालों के लिए, जो अभी जो पास आउट मतलब जो बच्चे पास होंगे एग्जाम दिए हैं उन्हें सब ये 12th का क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं और ये 11th वाले कर सकते हैं, है ना। तो आप कभी कभी जब हुआ करे, ठीक है, तो कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा हाँ ये वाला हम कर सकते थे, ठीक है। जो नहीं आया करे तो वो जरूर, क्योंकि इससे चीजें आपकी सुधरेंगी और आप लगे रहो उन चीजों में, बिल्कुल जुटे रहो एकदम, ठीक है। चलते हैं, क्या दे रखा है, 10 लीटर फ्लास्क कंटेन्स 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सी। तो V का मान दे रखा है, V का मान दे रखा है 10.0 लीटर और W का मान दे रखा है 64 ग्राम, क्या है O2। लगे आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं, O का होता है 2 × 32, तो 16 होता है, डायरेक्ट 32 आ गया कि जल्दी इसको, तो इसका ये आ गया, ठीक है। अब R की वैल्यू कितनी रखी है 0.0831, 821 होती है नहीं, लेकिन उन्होंने को दे रखी लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ओके ओके। चलते हैं आगे, क्या है, वी नो दैट, क्या जानते हो, PV = nRT, हमें P फाइंड करना है, N कैसे निकालेंगे, nRT/V, तो N होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो W/M, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं, N की वैल्यू साइड में निकालो, W का मान कितना 64, इसका 32 निकाल लो, कितना आएगा 2। R की वैल्यू कितनी आई है, हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें एक लाइन टू लाइन सॉल्व करने, हम तो फटाफट करने में कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है, एक लाइन से साफ साफ करना है। R का मान 0.0831, तुम्हें लेकिन बताना पड़ेगा साफ साफ। N का मान है 2, 0.0831 इंटू R का मान कितना दिया, R का मान हो गया, N का मान हो गया, और T का कितना दिया है, कितने पे 298 केल्विन पे दिया है, जो मान दिया है इस पे 27 डिग्री सी, तो T बराबर 27 डिग्री सी, इसको चेंज कर देंगे 298 केल्विन, ठीक है 298, और V का मान कितना दिया है 10। तो
सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया, 300 केल्विन लग रहा है, भूख लगने लगी तो ठीक है, मामला सब गड़बड़ में जा रहा है। 300 पॉइंट हटा दिया, 1 2 कितने, 1 2 3 4, तो 4 लगा देंगे, 2 0 से 2 0 खत्म। तो अब आ गया 3 दूनी 6, 831 अपॉन 100 नहीं 1000, 6 एकम 6, 6 की 18, 6 48 और 1 49 और नीचे 1000। ठीक है, कभी कभी बच्चे बहुत जल्दी में ये ध्यान में देकर 49.6 पे मार देते हैं, निकाला हमने, ठीक, ये आएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर आएगा, लेकिन क्या करते हैं बच्चे, जल्दी देखा और लिया, देखा और एस लगा दिया, ये वाला आया, फोन आया धड़ से। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा गलत, तो इसलिए बहुत ध्यान से लगाना है। ये क्या है, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख देते हैं 4.9, क्योंकि ये जब सिग्निफिकेंट वैल्यू लिखेंगे ये जाएगा, इसको पड़ोस वाले को एक दिया जाएगा, अपने पड़ोस वाले को ये जाएगा इसको, ठीक है, ओके 4.9, तो ये आंसर है। ओके क्लियर, ओके डन, चला आगे, चलिए स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए कॉन्सेप्टों का। देखिए अगला थोड़ा, कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी, जब भी एफसीसी देता है, एफसीसी इसमें जो परमाणु की संख्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स की संख्या होती है 4 होती है, सही है। इसी में क्या कर दो, सीसीपी करके दे देता है एंड एफसीपी, ठीक है। ये इसके लिए जेड वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। अब एच की जो लेंथ है, मतलब जो कोर की लंबाई होती है, एक को ए से डिनोट करते हैं 3.08 into 10⁻8 सेंटीमीटर। ओके, द डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो इक्वल टू दे रखा है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर, या जैसे इन्होंने दिया सेंटीमीटर की पावर -3। एटॉमिक मास फाइंड करना है हमें। अब अवोगाद्रो नंबर, इसका सूत्र होता है रो बराबर के Zm/Na into A³, ठीक है। ये Na क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर, क्या अवोगाद्रो नंबर कितना होता है 6.023 into 10⁻23, क्या मोल इनवर्स, कितना मोल इनवर्स। अगर गिवन कर रखा है कुछ यहाँ पे 6 पॉइंट कुछ आगे पीछे कर देते हैं तो आप बोलोगा, तो नहीं दे रखा है तो आप ये लगाओ, ठीक है। रो बराबर, अब रो का मान तो दे रखा है, कितना दे रखा है 8.92, और z का मान कितना है 4, n का मान कितना है फाइंड करना है, n का मान कितना है 6.023 into 10⁻23, और a का मान कितना रखा है 3.608 into 10⁻⁸, ठीक। इसकी पावर कितनी है 3। अब तुम लोगों में, काफी सारे लोगों में मुझे लगता है जब बायोलॉजी होती है तो थोड़ी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कमजोर हो जाती है कुछ बच्चों की। ये नहीं, सबकी नहीं बोल रहा मैं, कुछ बच्चे मैंने ऐसे पढ़ा है कि जिनके पास बायोलॉजी होती थी तो वो मैथ वालों से पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते, लेकिन कुछ बच्चों को इसके जैसे ही बायोलॉजी होती है उनके पास तो कैलकुलेशन की कमजोर हो जाती है। अभी कैलकुलेशन काफी टफ है, ठीक है, लेकिन वो कॉपर की पूछ रहा है तो हम यहाँ पे थोड़ा अपना वो लगाएंगे, आईक्यू थोड़ा यूज करेंगे और देखेंगे कॉपर पे कितना होता है। अगर इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर इसका एटॉमिक मास पूछ रहा है तो आंसर धड़ से मार सकते थे, 63.1 यही होता है कॉपर का, ठीक है, बहुत जगह पढ़ा होगा। लेकिन अगर आपको कैसे किसी को सॉल्व करके बताना है तो आप हमेशा उसको यही बात बताओ कि आप पहले अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लें, किसी में भी, चाहे एकेडमिक करते हैं सॉल्व या जब उस टाइम में एग्जाम में हॉल में कर लें, अपने क्या कर लें क्वेश्चन पहले पूरे सब सॉल्व कर लें, जो कैलकुलेशन नहीं छोड़ दें। अगर कोई ऐसा इसके अलावा और कोई जिसकी तुम्हें पता नहीं है उसके लिए बता रहे हैं तो हम क्या करें, इसको पहले पूरा ऐसे इतना छोड़ दें, इतना सॉल्व करके ये आ गए 23 से ये तो बचेगा -1 बचेगा, और इसका 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं और उसके बाद सबसे बाद लास्ट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अभी तो हमें पता है इसका आंसर सीधा सीधा आया तो हम 63.1 u ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है क्लास में,
ठीक है, चलते हैं आगे। बच्चे हैं कुछ 10 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल्स के, तो हमने सोचा करा ही दे। ठीक है, चलिए एक और है, उसके बाद एक एक्शन में से वो भी थोड़ा सॉल्विंग करी है, तो उसे भी न्यूमेरिकल में रख लिया है। चलिए क्या, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए रखा है, मैं रिएक्शन यहां लिख देता हूं साफ साफ। निकल के लिए 2Ag पॉजिटिव 0.01 m एरो प्लस 2Ag। एक बात आपको पता होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है उसका, ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ती है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। इसमें घट रही है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, इसमें इसका बहुत रोल होगा। ठीक है, चलिए हमें निकालना है ई सेल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द ईएमएफ, ईएमएफ फाइंड करना है। ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल मान इसके 0 पॉइंट, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.303 RT अपॉन NF लॉग टाइम बेस पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या ठीक है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या और लिख सकते हैं ई सेल, अगर इससे क्लियर नहीं होता तो ई नॉट सेल 2.303 RT NF लॉग टाइम बेस पर क्या प्रोडक्ट, यानी कि ये जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे ऊपर और जिसका रिडक्शन होता है उसे नीचे। ओके, तो लिखते हैं फिर इसकी ई सेल की वैल्यू दे रखी है, डायरेक्ट कितने दे रखी है, लगा देंगे हम कितना जी 1.05 माइनस इसका मान कितना रखा पूरा, देखो ये कितना दिया है 0.059। एन का मान पता कैसे करते हैं, जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसे लिखते हैं एन की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं इसमें 2, तो एन का मान 2 आ गया। ठीक है, और ये लॉग 10 बेस पर इसका मान कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, बोलो बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है यहां, इसका मतलब है Ni, ये क्या है Ni। ठीक, और नीचे क्या है इसका Ag पॉजिटिव पर क्या स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो Ni कितनी है 0.001 और नीचे 0.001 का स्क्वायर, एक से खत्म। ई सेल 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 बेस पर 1 अपॉन 0.001 पॉइंट डालिए, 0 बढ़ाइए। ओके, तो ई सेल 1.05 0.059 अपॉन 2, इसको लिखेंगे हम, देखो कई जगह आ गया 3 है ना, काफी सारी चीजें एक जैसे मिलते जुलते ही उठाते हैं। ई सेल 1.05 0.059 अपॉन 2 3 लॉग 10 बेस पर 10, इसकी वैल्यू सेम होती है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ई सेल इक्वल टू 1.05 तो 0.059 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3, इसके वैल्यू कितने, तुम क्यों आ रहा बीच में, इन्हें बनने का खुद सब चल रहा है, इसकी वैल्यू 1, तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में, ये आप अच्छे से जानते ही हैं 1.05 माइनस 3 9 27 का 7 3 5 15 3 9 जा 27 और 3 5 जा कितना 15 और 2 कैरी करेगा तो कितना आ गया 17। ओके, और ये पॉइंट यहां आ जाएगा 0.2, इसको डिवाइड कर लो 0.28 जा 16 2 8 जा 16 बचा 2 5 जा, तो हम इसको लिख सकते हैं ई सेल 1.05 माइनस 0.0885। ठीक, यह हमारे पास दिख रहा है। क्लियर है,
या अगर थोड़ी दिक्कत है इधर रफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आएगा हमारे पास, तब माइनस कर लेंगे 1.050 माइनस 0.885, 5 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 8 नहीं आ सकता, 14 14 8 गया 6, यहाँ 9 9 में से 8 गया 1, और यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा उधर कर देंगे 9, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? आंसर इसका आना है ये इसके आसपास, थोड़ा थोड़ा तो मैच हो रहा है, ये आंसर आना है, कहां दिक्कत हो गई? टू एट जब पहले नहीं जाने का आएगा, अरे इससे ज्यादा कैसे आ सकता है ना, लगा तुम भी कुछ बताते नहीं हो, 0.885 इस टाइप से आएगा, ठीक है ना, वो ज्यादा आ गया उससे, अरे डिवाइड करने के बाद कम आता है ज्यादा आता है, कम आता है सर, तो बोलो ना फिर, तो मोरा बच्चे मिल गए 1.050 और एक 0 और देखो 5 8 8 और ये 0 पॉइंट, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 9 में 8 गया 1, और ये आ गया 14 14, ये 6 या 9 आ गया ना, बिल्कुल एकदम चकाचक, बढ़िया बिल्कुल मस्त। तो इसका आंसर क्या होगा? ये देखो, ये वाला टॉपिक जो है एक मैथ्स इक्वेशन है, और इसमें से क्वेश्चन मुझे लगता है आता ही है, ठीक है। आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कर लें, न्यूमेरिकल आप इस टाइम पर सिलेक्टेड चीजें पढ़ लेंगे ना, तो आपके केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ये नहीं पूरे रटने बैठ गए, नोट्स आप रटने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन करने की जरूरत है, ओके। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ये ओजोन लेयर्स के ऊपर, और ये क्वेश्चन मैंने देखा बहुत आता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, चलिए ठीक है, देख ये है कंपाउंड एक्ट ऑन रिएक्शन विद O3, मतलब कोई कंपाउंड इन चारों में से, एक ये रखा है पेंट-2ईन, 3 मिथाइल ब्यूट-1ईन, 2 मिथाइल ब्यूट-1ईन और 2 मिथाइल ब्यूट-2ईन, ये चार ऑप्शन में रखे हैं, ये कोई एक्स होगा इनमें से, कोई जो इन चारों ऑप्शन में एक्स होगा उसकी रिएक्शन करानी है, ठीक है। एक तो ओजोन से करानी है, ओजोन के बाद जब ओजोनाइड बन जाएगा उसकी ZnH2 से रिएक्शन करा देंगे, तो बनेगा एक तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और एक 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बनेगा, प्रोपेनॉल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेंट-2ईन, एक ये आ गया हमारे पास, ये हो गया 1 2 3 4 5 पेंट-2ईन है, तो जब इधर से बनेगा ओजोनाइड ऐसे तो बनता है, तो क्या आएगा ये हो जाएगा, ओके। ये तो एसिटाइलडिहाइड बन जाएगा और ये वाला अलग बनेगा, यानी 1 मिथाइल वाला नहीं बनेगा। अब चेक करते हैं दूसरे वाले को, क्या है 3 मिथाइल ब्यूट-1ईन, 3 मिथाइल ब्यूट-1ईन, तो CH3 CH2 CH11 CH2 3 मिथाइल ब्यूट-1ईन, कितने पे 1 2 3, यहां पर क्या होगा, एक मिथाइल जोड़ दो, यही होगा 3 मिथाइल, यहां से हम करते हैं 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूट-1ईन, ओके। इसकी कराएंगे हम ओजोन से रिएक्शन, ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो ओजोनाइड बनता है, कैसा बनेगा, CH3, ये सबको बहुत अच्छे से आता होगा, जिसने भी केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत भी समझा होगा, 11th वगैरह में अगर अच्छे से पढ़ा हो तो इसमें एक ये ठीक है, तो ये बन जाता है ओजोनाइड, क्या बन जाता है ओजोनाइड, ये बहुत अच्छे से आता हो। अब क्या करते हैं, जब इसकी Zn और H2 से कराते हैं रिएक्शन, तो
H2O2 भाग हो जाता है इसमें, और एक तो हमारा ये निकल जाएगा और एक ये निकल जाएगा, एक बन जाएगा हमारे पास जो ये आना है। ठीक है, क्या आना है, क्या आ रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो 2 मिथाइल है, देखो ये आएगा हमारे पास CH3 CH CH3 और ये आ गया CHO, 1 2 3, तो 2 मिथाइल क्या 2 मिथाइल प्रोपेनॉल हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। और बाकी क्या बचा, ये बचा हमारा HCHO फॉर्मल्डिहाइड, क्या बचा HCHO। ठीक है, ओके। तो आज क्लास में मानता हूं मजा आया होगा और क्वेश्चन भी बहुत काम के, एक टॉपिक से आपके कई सारे टॉपिक कवर हुए हैं, और जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उन्हीं क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से करके जाइएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, और अपने पढ़ाई करते रहिए और अपने आपको टेंशन मुक्त रखते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।